नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम अपने चैनल पर ये मैथमेटिक्स की 12th क्लास की नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर हम पूरा बेसिक मैथमेटिक्स आपको सिखाएंगे और साथ में ही चैप्टर वाइज चैप्टर, टॉपिक वाइज टॉपिक सारे क्वेश्चन करवाएंगे। और उसके बाद हर चैप्टर के बाद आपको अब उसके जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर कराएंगे। तो आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। यहाँ पर जितना भी हमारा जो टॉपिक चलेंगे वो सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, जहां पर हम पूरा पहले आपको बेसिक समझाएंगे। जो भी टॉपिक वाइज टॉपिक हमारा चैप्टर चलेगा उसमें पूरा हम बेसिक से लेकर और पूरा एडवांस तक आपको सारा कुछ समझाएंगे। तो हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो देखिए, आज मैं मैथ का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, 12th क्लास का मैट्रिक्स, जिसमें हम आपको आज तीन टॉपिक, ये जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है इसमें तीन टॉपिक हम करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे मैट्रिक्स होती क्या है, उसके बाद हम ये कितने टाइप की होती है वो पढ़ेंगे, और लास्ट में हम आज इसको कराएंगे कि हमारे मैट्रिक्स के कितने टाइप के ऑपरेशन होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स होती क्या है। सबसे पहले देखिए मैट्रिक्स। देखिए प्यारे बच्चों, आपने इससे पहली क्लासों में जैसे 9th और 10th क्लास में जब मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, वहां पर आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल क्या है और लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल क्या है। वैसे तो सभी बच्चों ने इसे पढ़ रखा है, फिर भी एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। इस टाइप की आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, 2x + 5 = 0। इस टाइप की इक्वेशन में क्या होता था, एक ही वेरिएबल होता था, x या y या z कोई भी एक वेरिएबल, और जिसे हम सॉल्व करना सीखते थे। मतलब यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालना सीखते थे, आपने पढ़ा होगा। 5 उधर चला गया तो -5, x की वैल्यू कितनी हो जाती थी, -5/2। इसके बाद हमने 10th क्लास में पढ़ी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ये हमने इस टाइप की इक्वेशन पढ़ी होंगी कि 2x + 5y = 7। इस टाइप की इक्वेशन पढ़ी होंगी जिसमें दो वेरिएबल होते थे और उसे हम सॉल्व करना सीखते थे कि हम x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे भाई आपने तीन टाइप के मेथड पढ़े थे, जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये जो चैप्टर है मैट्रिक्स, ये चैप्टर लीनियर इक्वेशन से ही रिलेटेड है। ये जो हम चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं इसका रिलेशन लीनियर इक्वेशन से ही है, लेकिन इसका एक खास इस्तेमाल है, खास यूज है। अगर हम इसका यूज समझे तो सबसे पहले देखिए, हमने जितनी भी आज तक इक्वेशन पढ़ी वो सारी इक्वेशन हमने पढ़ी या तो दो वेरिएबल की या तीन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन। अभी तक हमने जितनी भी इक्वेशन पढ़ी है या तो वो दो वेरिएबल की होती थी या एक वेरिएबल की होती थी। और इसे लीनियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती थी, 1। लेकिन कभी भी ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए जिसमें मोर देन टू वेरिएबल हो, दो से ज्यादा वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन, तो उसे सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। उसको सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाई आती थी। तो इसीलिए उसको आसान बनाने के लिए ये मैथमेटिक्स का एक तरीका है जिसमें हम ऐसी लीनियर इक्वेशन को पढ़ते हैं जिसमें मोर देन टू वेरिएबल हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखूं एज एग्जांपल, जैसे कि 2x + 3y = + 5z = 7, 4x - 3y + 7z = 8, 3x - 8y + 6z = 9। इस टाइप की कोई भी इक्वेशन, ये तो एज एग्जांपल मैंने लिखी है, इस टाइप की कोई भी इक्वेशन हो जिसमें मोर देन टू वेरिएबल आ जाए, तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए, मतलब इसी टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का इजाद हुआ, मैट्रिक्स को बनाया गया, ताकि ऐसी कोई भी इक्वेशन हो
जिसमें मोर देन 2 वेरिएबल हो, 3 4 5 कितने भी वेरिएबल आ जाए, उसे हम मैट्रिक्स के हेल्प से बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं भाई ये मैट्रिक्स होती क्या है और इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, ये देखते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को ये ध्यान रखना है, हमेशा हमें क्या करना है, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उस मैट्रिक्स के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो एक ब्रैकेट के अंदर लिखी होती है। अभी जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे 3.1, तो वहां पर हमें जितनी भी मैट्रिक्स होंगे वो बनी बनाई मिलेंगे, हमें बनाना नहीं पड़ेगा, मतलब कि वो हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में ही मिली होगी। लेकिन आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमें वहां पर इक्वेशन मिलेगी और उस इक्वेशन से मैट्रिक्स को बनाना पड़ेगा। जैसे कि एक मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पर, 2x + 3y = 7, 4x - 3y = 6। अब हम क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन है, ये असल में 3 टाइप की मैट्रिक्स का एक कॉम्बिनेशन है। उन 3 मैट्रिक्स की कॉम्बिनेशन से इक्वेशन बनी हुई है। उसमें हम क्या करते हैं, इन वैल्यू को रो और कॉलम में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो वो कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसका क्या यूज है, वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ मैं एक छोटा सा आपको दिखा रहा हूँ तरीका। जैसे मान लीजिए हमें कोएफिशिएंट की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, इनके कोएफिशिएंट को लिख लेंगे। जैसे 2 और 3, 4 और -3। तो इसे हम क्या करेंगे, ये रो और कॉलम में इसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। किसी भी वैल्यू को जब हम रो और कॉलम के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो एक मैट्रिक्स का रूप ले लेता है। तो अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स कितने टाइप की होती हैं, और जो हमने अभी बताया कि हम इसमें अभी आज बेसिक करेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, हमें कितने टाइप की मैट्रिक्स पढ़नी है। अब देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है। तो यहाँ पर ये जो मेन है ये मैंने लिख दिए हैं। जैसे सबसे पहले रो मैट्रिक्स, दूसरी कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स की 3 पार्ट है, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, और लास्ट है हमारी नल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं रो मैट्रिक्स होती क्या है। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है which have exactly one row, मतलब कि उसमें केवल एक ही रो होगी। जितने भी एलिमेंट हम लिखेंगे वो एक ही रो में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 3 5। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, अगर हम यहाँ देखें, ये वर्टिकली इन्हें हम बोलते हैं कॉलम, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है इसे हम बोलते हैं रो। तो ऐसी मैट्रिक्स विच हैव एग्जैक्टली वन रो, मतलब कि जिसमें केवल एक ही रो हो, ऐसी मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बोलते हैं। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, बस ये हमें मैनुअली याद रखनी है, इसकी कोई डेफिनेशन याद नहीं रखनी, ये एग्जाम में कहीं पूछी नहीं जाएगी रो मैट्रिक्स होती क्या है। बस हम जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर लिखा होगा कि इन एलिमेंट को रो मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कीजिए, तो वहां पर हमें ध्यान रखना है कि रो मैट्रिक्स होती क्या है। रो मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट का मतलब है कि जितने भी एलिमेंट होंगे उसे एक ही रो में लिखना है। सेकंड है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। अगर हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होता है। जैसे यहाँ पर ये मैंने मैट्रिक्स बना दी, तो इसमें जो भी एलिमेंट लिखे जाएंगे वो एक कॉलम पर ही लिखे जाएंगे। रो कितनी भी बन सकती है, जैसे मान लीजिए 4 एलिमेंट है तो चारों को एक ही कॉलम के अंदर से रिप्रेजेंट करना है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो उसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड अगर हम बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स की, अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे। जैसे कि यहाँ मैं एग्जांपल एक लिख रहा हूँ 2 3 5 7। अगर आप इस शेप को देखें ये कैसा बन गया है, स्क्वायर जैसा शेप। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम।
ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब कि उसमें जितनी रोज होंगी, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, इसमें कितनी रो है, रो 1 रो 2, और कॉलम भी कितने हमारे, कॉलम 1 और कॉलम 2। मतलब कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जितनी रो उतने कॉलम। 2 रो होंगे तो 2 कॉलम, 3 रो होंगे तो 3 कॉलम, अगर 4 रो है तो 4 कॉलम। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। अब इस मैट्रिक्स को देखिए, अगर इस मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर चेक करें, ऑर्डर का मतलब है कि हमें ये देखना है कि उसमें कितनी रो है और कितने कॉलम है। अगर हम इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखें तो इसमें कितनी रो है, 1 रो, 2 रो और 3 रो। और अगर हम कॉलम को देखें तो इसमें कितने कॉलम है, 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। मतलब कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे। ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। 2 रो तो 2 कॉलम, 3 रो तो 3 कॉलम। अब हम देखते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो हमारी 3 टाइप की होती है। पहली है डायगोनल मैट्रिक्स, दूसरी स्केलर मैट्रिक्स और तीसरी यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिकल मैट्रिक्स। अब हम इन तीनों को देखते हैं कि ये किस टाइप की होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। तो ध्यान रखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है उसमें भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे, सेम होंगे। अगर 3 रो तो 3 कॉलम, 2 रो तो 2 रो कॉलम। लेकिन उसमें एक बेसिक डिफरेंस होता है। जैसे कि आपने स्क्वायर देखा होगा, तो स्क्वायर में क्या होता है कि जब हम ये अपोजिट वर्टेक्स को मिला देते हैं तो ये डायगोनल बनता है। उसी तरह जब भी हम यहाँ पर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो डायगोनल मैट्रिक्स में केवल डायगोनल पे ही एलिमेंट गिवन होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल डायगोनल पे तो एलिमेंट हो, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, नील हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो स्केलर मैट्रिक्स भी ध्यान है रखना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है, लेकिन ये कैसे स्क्वायर मैट्रिक्स से थोड़ा सा डिफरेंट है, ये देखते हैं। अगर हम स्केलर मैट्रिक्स की बात करें तो स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन उसमें ध्यान रखना है कि ऐसी स्केलर मैट्रिक्स तो ध्यान रखें कि प्यारे बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें ऑल डायगोनल एलिमेंट आर सेम। मतलब कि जो डायगोनल पे एलिमेंट होंगे वो सभी सेम होंगे, तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर और देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक डायगोनल मैट्रिक्स बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने जितने भी डायगोनल पे एलिमेंट लिए हुए हैं वो सारे क्या है, सेम है। तो ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सभी एलिमेंट सेम हो, ऑल डायगोनल एलिमेंट आर सेम, इट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। इस टाइप की मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ध्यान रखेंगे ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है, मतलब कि इसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जितनी रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे, लेकिन सिर्फ फर्क इतना होगा कि जो भी डायगोनल पे एलिमेंट होंगे वो एक समान होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। इससे नेक्स्ट देखते हैं हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या होती है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम इस चैप्टर में यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिकल मैट्रिक्स। इसे ध्यान रखेंगे, इसे कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन में जहां पर भी कैपिटल आई लिखा होगा इसका मतलब ये है कि हमें यूनिट मैट्रिक्स के बारे में बोला जाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं यूनिट का मतलब होता है 1, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है। लेकिन इसमें और जो हमने इससे पहले पढ़ी स्केलर मैट्रिक्स, उसमें फर्क क्या है। अभी हमने पढ़ा था स्केलर मैट्रिक्स में
कि सभी डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब कि स्केलर मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं। जो भी एलिमेंट होगा वो एक जैसे होंगे, 3 होगा तो 3 होगा, 7 होगा तो 7 होगा। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं यूनिट का मतलब 1 होता है, तो यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल में एलिमेंट हमेशा 1 होंगे, 1 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। यूनिट का मतलब 1 ही है, तो ध्यान रखें कि यूनिट मैट्रिक्स का मतलब ऑल डायगोनल एलिमेंट आर सेम, सारे डायगोनल एलिमेंट सेम तो होंगे लेकिन होगा केवल वहां पर 1 ही, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, नील होंगे, 0 होंगे। तो ये है हमारी यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिकल मैट्रिक्स, जिसका हम इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट देखते हैं हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। देखिए जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है नल मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब जिसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, 0 के अलावा कुछ भी नहीं होंगे। इसे O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, नल हो, 0 हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें हमने पढ़ा रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स के पार्ट पढ़े, 3 पार्ट हैं इसके हमारे, और उसके बाद हमने ये लास्ट पढ़ी नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर यहाँ तक आप देख लीजिए इसको पहले अच्छी तरह, ये हमारा बेसिक है, क्योंकि इससे अगला जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें इन्हीं सारी मैट्रिसेस का यूज होगा। तो उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार इसको आप अच्छी तरह समझें।